आज 2 अक्टूबर है और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। आज सारा देश ये जानता है कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे और वे हमारी आज़ादी के सूत्रधार थे। सभी को पता है और सारे देश में आज महात्मा गांधी का जन्मदिन जो है मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जाता है। लेकिन इस समय हमारे देश में जो माहौल है उस समय हम महात्मा गांधी को किस एंगल से देखें, किस दृष्टिकोण से देखें, ये बात बहुत ही महत्व रखती है। क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में तरह तरह की अफवाहें हैं और ऐसी अफवाहों को जो है हवा दी जा रही है, हमारी नई पीढ़ी को भटकाया जा रहा है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जय होती है। कहने का अर्थ है अगर हम सत्य से अगर भटकते हैं तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर हम सच्चाई से भटकते हैं, अगर हम अज्ञान के अंधकार में अगर हम जाते हैं तो वास्तव में यह हमारे लिए जो है ये अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन जो है आज देश में एक भ्रम की स्थिति जो है वो फैलाई जा रही है, जानबूझ के फैलाई जा रही है, अनजाने में नहीं फैलाई जा रही है। और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में जो जाने माने विद्वान हैं वे भी स्वार्थवश जो है थोड़ा लाभ लेने के लिए इस अभियान में भाग ले रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो विद्वान होता है वास्तव में वह किसी से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन प्राचीन काल से ही यह दुर्गुण भी विद्वानों में रहा है कि वे परिस्थिति बस अपने को बदल लेते हैं और चंद टुकड़ों की लालच में जो है वे सच्चाई को छिपाने के लिए और किसी भ्रम के प्रचार के लिए तैयार हो जाते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में जो अपने देश में भ्रम फैल रहा है, जिस प्रकार से नई पीढ़ी भटकाव की ओर जा रही है, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, महात्मा गांधी हमारे देश की आज़ादी के सूत्रधार थे। हमें जो स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही जो है हमें स्वतंत्रता मिली। और इस बारे में मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही क्लियर विजन से जो बहुत सी बातों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी कैसे मिली, उसकी सच्चाई क्या है। जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, क्या वे भ्रम जो हैं सत्य हैं। वास्तव में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिस समय हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसमें सबसे जो उल्लेखनीय बात है वो यह है कि हम देखते हैं कि जिस समय अंग्रेज़ों ने इस देश में अपना राज्य स्थापित किया, उस समय उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध लड़े और इसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्य जो है यहाँ स्थापित किया। लेकिन जब उनके विरुद्ध जो है हमने लड़ाई शुरू की तो 1857 ईस्वी का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें तो सशस्त्र संघर्ष हुआ, लड़ाई लड़ी गई। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसके बाद जो है 19वीं सदी के अंत में हम फिर से जो है शुरू करते हैं अपने स्वतंत्रता की लड़ाई, तो उसमें लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती हैं, उसमें केवल आंदोलन किए जाते हैं। ये आंदोलन की
परंपरा कैसे आई और आंदोलन करते करते हम इस स्थिति में आए कि 15 अगस्त 1947 को जो है हमें आज़ादी मिली। वास्तव में हम उस युग में प्रवेश कर चुके थे जो कि आधुनिक युग है। आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है, आधुनिक युग मानवतावादी विचारों का युग है। और इस युग में पहुंचने के लिए जो है मानवता ने एक लंबा संघर्ष किया और इसकी वास्तविक लड़ाई जो है वो यूरोप में लड़ी गई। यद्यपि यह सत्य है कि 1783 ईस्वी में अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अमेरिका पुरानी दुनिया था और वास्तव में जो असली लड़ाई लड़ी जानी थी, जो वैचारिक लड़ाई लड़ी जानी थी, वो यूरोप में लड़ी जानी थी, क्योंकि यूरोप भी उस समय जो है आधुनिक ज्ञान विज्ञान का जनक जो है वो सिद्ध हो रहा था। वास्तव में हम देखें तो आज़ादी, ये जो मानवीय स्वतंत्रता हमें मिली है, जो हमें लोकतंत्र मिला है, इसकी जो लड़ाई मानवता ने लड़ी है उसकी शुरुआत 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से होती है और यह लड़ाई जो है 100-150 वर्षों तक जो है यूरोप में चलती रहती है और राजाओं महाराजाओं का शासन समाप्त करने में जो है 100-150 वर्ष लग जाते हैं। तब कहीं जा कर के राजाओं महाराजाओं का शासन जो है वह यूरोप से समाप्त होता है और वही जो यूरोप में जो अवधारणा विकसित हुई, जो विचारधारा विकसित हुई, उसी आधार पर सारी दुनिया में लोकतंत्रों की स्थापना हुई, राजाओं महाराजाओं का शासन समाप्त हुआ। तो हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि जो लोग सोचते हैं कि महात्मा गांधी ने लड़ाई जो है चरखे से कैसे लड़ाई लड़ी और उन्होंने आज़ादी दिलवा दी, तो वास्तव में हम एक आधुनिक लोकतंत्र में रह रहे थे, आधुनिक मानवतावादी युग में रह रहे थे। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई से हम मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपनी विजय यात्रा इस देश में शुरू की। जिस समय उन्होंने 1757 ईस्वी में इस देश में अपनी विजय यात्रा शुरू की, उससे पहले ही इंग्लैंड में जो है 1688 ईस्वी में एक क्रांति हो चुकी थी, जिसके द्वारा जो है जनता का राज्य जो है अगर पूर्ण रूप से नहीं फिर भी काफ़ी हद तक जो है वहाँ लोकतंत्र जो है स्थापित हो चुका था। और उस क्रांति को गुलाबी क्रांति कहते हैं। बिना रक्त रंजित यानी रक्त रंजित संघर्ष जो है वह नहीं था और उस संघर्ष के द्वारा जो है वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई और ये कहा गया कि संसद में जो है बोलने की स्वतंत्रता हो। तो जिस समय अंग्रेजों ने हमारे देश में पदार्पण किया, उस समय वास्तव में वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही रहने वाली जाति थी अंग्रेज उस समय, और वहाँ भी अभी लोकतंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था, फिर भी वहाँ लोकतंत्र का शासन स्थापित हो गया था। और मैं बताना चाहता हूँ कि 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति है, वहाँ से लोकतंत्र की लड़ाई शुरू होती है। लेकिन इंग्लैंड एक अपने तरह का अलग ही देश था कि 1215 ईस्वी में जो है वहाँ जनता के अधिकारों की घोषणा हुई थी। तो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया, जो अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, इसके बारे में जो है जो भ्रम है वो दूर होना चाहिए। वास्तव में महात्मा गांधी ने जो अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, यह विचारधारा उन्होंने अमेरिकी विचारकों से लिया था। अमेरिकी विचारकों में मुख्य हैं एक हेनरी डेविड थारो, जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का लेख लिखा था 1849 ईस्वी में, यानी महात्मा गांधी के जन्म होने के भी 20 साल पहले। और सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है, यानी कि सविनय का अर्थ ही है अहिंसात्मक और अवज्ञा का मतलब है कि हम कानून को नहीं मानेंगे, यानी हम सरकार की बातों को नहीं मानेंगे। तो जो हम सरकार की बातों को नहीं मानेंगे तो उसका आधार क्या बताते हैं हेनरी डेविड थारो कि सरकार जो है जनता से जो है अपनी शक्ति प्राप्त करती है, लेकिन और जनता को जो है उसकी बातों को मानना भी चाहिए, सरकार के कानूनों का पालन भी करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार गलत हो जाती है तो जनता को उसकी बातों को मानने से इनकार कर देना चाहिए।
और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1783 ईस्वी में जो है अमेरिका में लोकतंत्र स्थापित हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी वहाँ बहुत सी समस्याएं होती थीं कि जनता जो है किस प्रकार से आंदोलन करे। शासन जनता का ही और बात भी जनता को ही करनी है, जनता की ही सरकार है और जनता को ही जो है उसका विरोध करना है। तो फिर वो विरोध कैसे किया जाए? तो वहीं से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रक्रिया जो है शुरू होती है, यानी अहिंसात्मक आंदोलन। हम सविनय सिविल यानी कि अहिंसात्मक ढंग से जो है अवज्ञा करेंगे, यानी कि सरकार की बात को नहीं मानेंगे। इसी आधार पर जो है महात्मा गांधी ने भी भारत में असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और इस प्रकार से हमारे देश को आज़ादी मिली। तो कहने का अर्थ है कि हम वास्तव में आधुनिक मानवतावादी लोकतंत्र के युग में जी रहे थे और इस अवधारणा को हमारे राजनीति शास्त्र के अनेक विद्वानों ने जो है आधुनिक विश्व में विकसित किया था। तो उस विश्व में इसी ढंग से जो है लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। यद्यपि कई अन्य देशों में सशस्त्र संघर्ष द्वारा आज़ादी की लड़ाई जीती गई, लेकिन भारत के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी की जो लड़ाई है वो अहिंसात्मक ढंग से ही लड़ी गई, जो कि अमेरिकी विचारक हेनरी डेविड थारो के सिविल डिसोबीडियंस के सिद्धांत यानी सविनय अवज्ञा के सिद्धांत से जो है प्रभावित है। तो हम देखते हैं कि जब हमारी आज़ादी की लड़ाई शुरू होती है, 1857 ईस्वी की सशस्त्र क्रांति होती है, सशस्त्र युद्ध होता है। इसके बाद कोई भी जो है सशस्त्र युद्ध जो है नहीं होता है, सारा युग जो है वो समाप्त हो जाता है। और इसके बाद अंग्रेज जो हैं धीरे धीरे शासन सुधार भी शुरू कर देते हैं 1862 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। इस प्रकार से करते करते जो हैं वो 15 अगस्त 1947 को हमें पूर्ण आज़ादी जो है सौंप करके इस देश से जो है चले जाते हैं। तो वास्तव में हम लोकतांत्रिक युग में रह रहे थे, उस समय हमें इसी प्रकार से संघर्ष करना था। तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं थी। और जैसा कि ये भ्रम फैलाया जाता है कि जितने क्रांतिकारी थे वो इस असहयोग इस प्रकार के अहिंसात्मक आंदोलन के विरोधी थे। जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह का नाम जो है प्रमुख रूप से जो है लिया जाता है, ये सभी क्रांतिकारी जो थे इन्होंने अंततः ये स्वीकार कर लिया था कि अहिंसात्मक आंदोलन के जरिए ही हम देश में आज़ादी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमें यह जानना चाहिए कि सभी क्रांतिकारियों ने ये स्वीकार कर लिया था कि हमें जो आज़ादी मिलेगी वो अहिंसात्मक ढंग से ही आज़ादी मिलेगी। यद्यपि उन्होंने क्रांतिकारी उपायों का आश्रय लिया था, लेकिन उसकी निसारता के बारे में उनको जो है जानकारी हो गई थी। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी क्रांतिकारी थे वे सभी सांप्रदायिकता के विरोधी थे और सभी समाजवाद का सभी जो है वो समर्थन करते थे। तो यह भ्रम नहीं रहना चाहिए कि जो क्रांतिकारी थे वे अहिंसात्मक आंदोलन के विरोधी थे। वास्तव में सभी प्रमुख क्रांतिकारियों ने 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया था, लेकिन इसके बाद जब 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, तब उन क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी उपायों का आश्रय लिया, लेकिन उसमें भी वो जो है तरह तरह से असफल हुए। और 1931 ईस्वी में भगत सिंह को जब फांसी हुई और 1931 ईस्वी में ही उनसे भी पहले जो है चंद्रशेखर आज़ाद की भी मृत्यु हुई। इसके बाद वास्तव में जो ये क्रांतिकारी उपाय हैं उनका युग समाप्त भी हो गया। इस विषय में मैं राम प्रसाद बिस्मिल के विचार जो है वो बताना चाहता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था और 1925 ईस्वी में काकोरी कांड के कारण जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ जो है कुछ और लोगों को भी फांसी दी गई और 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जेल में जो है उन्हें फांसी की सज़ा जो है दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने अंत में यही कहा था
कि युवक जो हैं पिस्तौल और रिवाल्वर को छोड़ दें और खुला आंदोलन चलाएं। खुला आंदोलन ही होता है अहिंसात्मक आंदोलन। और इस अहिंसात्मक आंदोलन के बारे में जो सबसे मुख्य बात है वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगत सिंह ने कहा था कि खुले आंदोलन के लिए भी साहस और बलिदान की आवश्यकता होती है। यानी भगत सिंह भी खुले आंदोलन के समर्थक थे, यानी अहिंसात्मक आंदोलन के समर्थक थे। और उन्होंने कहा यह जो अहिंसात्मक आंदोलन है, जो खुला आंदोलन है, ऐसा नहीं है कि इसमें साहस की ज़रूरत नहीं होती है और बलिदान की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें भी साहस और बलिदान की ज़रूरत होती है, बल्कि क्रांतिकारी उपायों से कहीं अधिक साहस और बलिदान की ज़रूरत होती है। क्योंकि क्रांतिकारी तो एक बार में ही पता नहीं मर कट जाता है या फांसी के फंदे पर झूल जाता है, लेकिन जो इस प्रकार के जो खुले आंदोलन होते हैं, हिंसात्मक आंदोलन होते हैं, इसमें लगातार जो है कष्ट उठाना पड़ता है स्वतंत्रता सेनानी को। तो इस विषय में राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि युवक जो हैं खुले आंदोलन में भाग लें। और राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि सभी लोग कांग्रेस के नेतृत्व में सभी लोग एक हो जाएं। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की अपील भी किया और उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सबको आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अब हम भगत सिंह पर आते हैं। भगत सिंह ने ऐसे क्रांतिकारी कार्य किए कि अंत में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें फांसी की सजा भी हुई। तो भगत सिंह का क्या विचार था? भगत सिंह का कहना था कि क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष जरूरी नहीं है। क्रांति तो वास्तव में जो शोषित तबका है, पीड़ित तबका है, उसका जन आंदोलन जो है वही क्रांति है। उनका कहना था कि असली क्रांतिकारी सेनाएं जो हैं खेतों में और फैक्ट्रियों में हैं, यानी किसानों और मजदूरों को वे असली जो है क्रांतिकारी सैनिक मानते थे। उनका मानना था कि जब किसान मजदूर जो हैं संगठित होंगे तभी जो है देश में असली आंदोलन चलाया जा सकता है और असली आज़ादी भी तभी पाई जा सकती है। क्योंकि उनके कहने का अर्थ यह नहीं था, भगत सिंह के कहने का अर्थ यह नहीं था कि आज़ादी जो हम अंग्रेज़ों से प्राप्त कर लें, लेकिन अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त करने के साथ ही अगर कोई और नया शोषक वर्ग तैयार हो जाता है तो उस आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी थे सभी साम्यवादी क्रांति जो 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति थी उससे भी प्रभावित थे। वे समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें जो है व्यक्ति का शोषण न करता हो। भगत सिंह ने जो अंतिम विचार जो अपने रखे अपनी मृत्यु से पहले, उसमें उन्होंने कहा, और पहले से भी वे सांप्रदायिकता के विरोधी थे। उन्होंने 1926 ईस्वी में भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी, जिसका मुख्य एक उद्देश्य था सांप्रदायिकता का विरोध करना, और उसका कोई भी सदस्य जो है सांप्रदायिक नहीं हो सकता था। और उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता उतनी ही खतरनाक है जितना कि अंग्रेजों का उपनिवेशवाद खतरनाक है, उतनी ही सांप्रदायिकता जो है खतरनाक है। वास्तव में सांप्रदायिकता जो है अंग्रेजों के हाथ में एक हथियार था, जिसके अनुसार वो हिंदू मुसलमान को विभाजित करके हमारी आज़ादी को रोकना चाहते थे। तो सभी क्रांतिकारी जो हैं सांप्रदायिकता के विरोधी थे। अंत में भगत सिंह का मानना था कि हमें जन क्रांति लानी है और हमें जन आंदोलन चलाना है, यानी कि खुला आंदोलन जो है हमें चलाना है और ये किसानों मजदूरों का आंदोलन होगा। और उन्होंने अंत में नौजवानों को जो संदेश दिया वो ये संदेश दिया कि अतिवादी उपायों से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अंतिम जो है उनका उपदेश यही था नौजवानों को कि मैं इस बारे में आश्वस्त हूँ कि हम अतिवादी उपायों से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी इन क्रांतिकारी उपायों से जो है अतिवादी उपायों से हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, और हमें ये भी जानना चाहिए कि वे साम्यवादी क्रांति से प्रभावित थे। वे चाहते थे कि देश में किसानों और मजदूरों का राज स्थापित हो,
और जब महात्मा गांधी जो है 1915 ईस्वी में आते हैं अपने देश में, जो कि 20 साल जो है दक्षिण अफ्रीका में रह के आए थे और वहाँ वो आंदोलन चला चुके थे रंगभेद नीति के विरुद्ध, तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं इस देश की परिस्थितियों का पहले 1 साल अध्ययन करूं। और सबसे पहला जो उनका सार्वजनिक भाषण होता है उसमें वो क्या कहते हैं, यह ध्यान देने की बात है। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो रहा था और उस उद्घाटन समारोह में बहुत बड़े बड़े बहुत धनी व्यक्ति जो हैं, राजा महाराजा सब वहाँ उपस्थित थे। लेकिन महात्मा गांधी को भी वहाँ इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उनको दक्षिणी अफ्रीका में बहुत ही प्रसिद्धि मिल चुकी थी। सबसे पहला सार्वजनिक भाषण जो है महात्मा गांधी का जो होता है हमारे देश में, वह BHU में ही होता है, बनारस में। और वहाँ वो इस बात पर दुख व्यक्त करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे देश की आत्मा है, जो वास्तव में हमारे देश में बहुसंख्यक लोग हैं, जो किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। तो उन्होंने कहा उस समारोह में कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से हो सकती है। वकील, डॉक्टर, जमींदार जो हैं हमारी मुक्ति को, हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। उन्होंने वास्तव में भारतीय राष्ट्रवाद को जन सामान्य से जोड़ने की प्रक्रिया यहीं से शुरू की। उनकी शुरुआत ही यहाँ से होती है कि वे जन सामान्य को, जनता को भारतीय राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, क्योंकि वास्तव में अब तक जो भारतीय राष्ट्रवाद था वो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग और संपन्न वर्ग का राष्ट्रवाद था। और यहीं से जो है वे असली लोकतंत्र की स्थापना, जनता के राज की स्थापना की ओर उन्मुख होते हैं। और मैं मानता हूं कि भगत सिंह का भी यही विचार था कि किसानों और मजदूरों को शामिल किए बिना हमारी आज़ादी की लड़ाई न तो लड़ी जा सकती है, और बिना किसानों मजदूरों के जो हमारी आज़ादी प्राप्त होगी, बिना किसानों मजदूरों की भागीदारी की जो हमारी आज़ादी प्राप्त होगी, वह भी किसी काम की नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगत सिंह और जो महात्मा गांधी हैं उनकी विचारधारा जो है वो मिलती है। अब हमें जिन बिंदुओं पर ध्यान एकाग्र करना है आज महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, क्योंकि आज महात्मा गांधी के नाम पर देश में बहुत राजनीति हो रही है, तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और जब भी महात्मा गांधी की चर्चा होती है तो उनके विरुद्ध जो है क्रांतिकारियों को खड़ा कर देना और ये कहना कि आज़ादी जो है महात्मा गांधी की वजह से नहीं आई है, क्रांतिकारियों की वजह से आई है, और इस प्रकार से जो है एक बेसिर पैर की बातें करना। तो यह बात स्पष्ट है कि जितने भी क्रांतिकारी हमारे थे सभी ने असहयोग आंदोलन में भाग भी लिया था और अंततः उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि हम आज़ादी जो हैं इन अतिवादी उपायों से, क्रांतिकारी उपायों से नहीं हासिल कर सकते हैं। हम खुले आंदोलन से ये आज़ादी हासिल कर सकते हैं। खुला आंदोलन यानी अहिंसात्मक आंदोलन। दूसरा, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे वे सभी सांप्रदायिकता के विरोधी थे, और उसमें तो भगत सिंह जो थे वो सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश में जो है सांप्रदायिक राजनीति उन क्रांतिकारियों का नाम लेकर के की जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और महात्मा गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुओं को नहीं बढ़ावा दिया, मुसलमानों को बढ़ावा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का विभाजन करके ही, क्योंकि अभी इससे पहले जब अंग्रेज आए थे उससे पहले तक जो है यहाँ मुग़ल बादशाह का शासन था, और हिंदू मुस्लिम के बीच में भेद पैदा करके ही अंग्रेज जो है इस देश की आज़ादी को रोकना चाहते थे। और देश की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता जो है बहुत ज़रूरी थी। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसीलिए प्रयास किया। और कोई भी मानवतावादी विचारक जो है सांप्रदायिक आधार पर जो है वो सोच रख भी नहीं सकता है। मानवतावादी सोच तो उसकी होगी ही। और जिस विचारधारा के आधार पर हमारे देश के नेता काम कर रहे थे, कांग्रेस के नेता काम कर रहे थे, और जो विचारधारा जो है आधुनिक मानवतावादी विचारधारा, लोकतांत्रिक विचारधारा जो है यूरोप से आई थी, वह भी मानवतावादी सोच पर आधारित थी। आज जो हम ये लोकतंत्र देख रहे हैं,
आज जो हम ये जनता का शासन देख रहे हैं, वास्तव में इसकी अवधारणा भी वास्तव में यूरोप में विकसित हुई। ये आधुनिक जो लोकतंत्र है, प्राचीन विचारधारा पर चल करके हम कभी भी न लोकतंत्र स्थापित कर सकते थे, न हम कभी जनता का राज स्थापित कर सकते थे। और अगर जनता का राज स्थापित न करते तो कभी भी इस देश का एकीकरण नहीं हो सकता था। और जब एकीकरण नहीं होता इस देश का, तो जो है हमें आज़ादी मिल भी नहीं सकती थी, और आज़ादी मिलते ही विखंडित भी हो जाती। बस इतना ही लोगों को बस मालूम है कि महात्मा गांधी ने पाकिस्तान बनवा दिया। अरे आज़ादी के बाद जो है वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि सैकड़ों वर्षों बाद जो है हमें यह अवसर मिला है, हमें यह आज़ादी मिली है। और विभाजन के बाद भी जो हिंदुस्तान है यह एक छोटी इकाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक इकाई है। अरे ये तो देखो कि इतनी बड़ी प्रशासनिक इकाई में ये देश कब था। भाई ठीक है, सांस्कृतिक एकता होगी, लेकिन उस सांस्कृतिक एकता से बात नहीं बनती है। तमाम छोटे छोटे राजा महाराजा थे, हर समय लड़ाइयाँ चलती रहती थीं। आज जो ये आधुनिक लोकतंत्र की जो अवधारणा आई है, हम समझते हैं कि यूरोप से जो है केवल भौतिक सुख सुविधा के साधन ही आए हैं, ये वैज्ञानिक उन्नति के साधन ही आए हैं, ऐसा नहीं है। आधुनिक राजनीति शास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र, आधुनिक सामाजिक विज्ञान, ये सब भी जो हैं यूरोप से ही विकसित होकर के हमें प्राप्त हुए हैं। और हम अगर कहते हैं विश्वगुरु की बात, तो प्राचीन काल में भारत विश्वगुरु था, लेकिन हमारा क्लियर विजन होना चाहिए, हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए कि आधुनिक विश्व में जो विश्वगुरु है वो यूरोप ही है। और प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर सत्यकेत विद्यालंकार, जो कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे थे, उन्होंने अपनी इतिहास की पुस्तक आधुनिक यूरोप का इतिहास मास्टर रूप से लिखा है कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान का जनक जो है वो यूरोप है। तो ये जो आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा आई है, प्रजातांत्रिक गणराज्य की जो ये अवधारणा आई है, जिसमें प्रभु सत्ता जो है जनता के हाथों में होती है, उस अवधारणा के आधार पर ही देश का एकीकरण हुआ है। तो जो लोग आज राष्ट्रवाद की बात कह रहे हैं, वो राष्ट्रवाद के मामले में तो 0% भी नहीं है, 0 से भी माइनस में जाते हैं। उनके अनुसार कभी भी इस देश में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती थी। इस आधुनिक विचारधारा के संवाहक जो हैं कांग्रेस के नेता थे, जो कि प्रजातंत्र का समर्थन करते थे, जिसके आधार पर इस देश का एकीकरण हुआ है, जिसमें प्रभु सत्ता जनता के हाथों में होती है। तो जो हमारी प्राचीन विचारधारा थी, उस पर चल करके कभी भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती थी। बातें आप चाहे जितनी कर लीजिए कि हमारे यहाँ ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, कुछ भी कह लीजिए, कुछ नहीं होना था। क्योंकि मनुस्मृति, और मनुस्मृति में भी विशुद्ध मनुस्मृति की बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में मिलावट हो गई है। लेकिन महर्षि दयानंद ने जो विशुद्ध मनुस्मृति माना, यानी कि मनुस्मृति का 1/4 भाग ही माना, उसके अनुसार भी इस देश में कभी भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती थी। क्योंकि मनुस्मृति का श्लोक उद्धृत करते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं कि एक विद्वान की बात माननी चाहिए, असंख्य मूर्खों की नहीं। तो इस आधार पर कभी लोकतंत्र की स्थापना हो ही नहीं सकती थी। और विद्वान भी वो किसको मानते हैं, जो धार्मिक शास्त्रों का ज्ञाता हो। और वो धार्मिक शास्त्र भी ऐसे हैं जिन तक कि आज तक जो है हमारे सामान्य जन की पहुंच है ही नहीं। यानी हमारे जो मुख्य धर्म ग्रंथ हैं उन तक पहुंच है ही नहीं, वेदों तक तो किसी की भी पहुंच नहीं है। और महर्षि दयानंद का प्रयास था कि वेदों तक पहुंच हो जाए, लेकिन वेदों तक आज भी सामान्य जन की पहुंच नहीं है। तो उस प्राचीन अवधारणा के आधार पर कभी भी लोकतंत्र की स्थापना हो ही नहीं सकती थी। और जब लोकतंत्र की स्थापना न होती, जनता का राज स्थापित न होता, तो इस देश का एकीकरण नहीं होता। अगर देश का एकीकरण नहीं होता, राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण नहीं होता, तो ये देश जो है आज़ाद रह ही नहीं सकता था। इस विषय में हमें ध्यान देना होगा। जवाहरलाल नेहरू को उस वक्तव्य के ऊपर जो उन्होंने 1952 में दिया था, इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो देश की राष्ट्रीय एकता स्थापित करना है। और 1957 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक विकास नहीं, अपितु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य जो है देश के लोगों की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक एकता है। ये ध्यान देने की बात है कि
वो जोर देते हैं कि देश के लोगों की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक एकता। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त होने के बाद ही सारा काम खत्म नहीं हो गया। इस देश को एक सूत्र में बांधे रखना, ये जितना बड़ा देश मिला इसको भी एक साथ बांधे रखना, क्योंकि पहले ये राजनीतिक प्रशासनिक इकाई के रूप में इतना संगठित नहीं था। तो इसको एक सूत्र में बांधे रखना और किस प्रकार से बांधे रखना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व की कुशलता तो समाहित थी ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है शिक्षा जगत का था। और शिक्षा में भी सबसे बड़ा योगदान जो है हमारी प्राइमरी एजुकेशन का होता है, यानी कि 5वीं 8वीं क्लास तक की जो शिक्षा होती है उसी में ही सारे देश में शिक्षा दी जाती है कि वंदे मातरम क्या है, भारत माता क्या है। वहीं पर जो है सारी शिक्षा जो है देश की एकता की जो है वो दी जाती है। छोटे बच्चे ही ज़्यादा सीखते हैं, तो हमारी शिक्षा का योगदान है। और हमारी जो एक सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे साधु संत हैं उनका भी योगदान है, जो हमारे भक्ति काल के संत हैं, जो समाज सुधारक हैं, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का भी जो है संदेश दिया था। और जिस महात्मा गांधी पर हर आरोप लगाते हैं कि नहीं नहीं उन्होंने तो हिंदुओं का पक्ष ही नहीं लिया, कितना गलत। वो भजन गाते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। इसमें अल्लाह का नाम आ जाता है, इस पर भी लोग आपत्ति करने लगते हैं कि अल्लाह तो और ईश्वर तो एक हो ही नहीं सकते। अरे क्यों नहीं एक हो सकते? यानी कि जो व्यक्ति भारत में जन्म नहीं लिया हो, दूसरी भाषा में अगर ईश्वर का नाम ले रहा है, अगर अरबी में ले रहा है, फारसी में ले रहा है, फ्रेंच में ले रहा है, जर्मन में ले रहा है, अंग्रेजी में ले रहा है, चीनी भाषा में ले रहा है, जापानी भाषा में ले रहा है, तो वह जो है मतलब वो ईश्वर का भक्त हो ही नहीं सकता। ईश्वर जो है उसका नहीं है। कहने का मतलब है कि ईश्वर ने सारी दुनिया बनाई है। अगर प्राचीन काल में भारत विश्वगुरु था तो आधुनिक काल में यूरोप विश्वगुरु है। और आप ये भी जान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में जो कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है कितने वो भी भक्त थे, हिंदू धर्म में भी उनकी कितनी आस्था थी कि उनका सबसे जो प्रिय भजन है वैष्णव धर्म का भजन है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई झाड़े रे। उसमें तो अल्लाह का नाम नहीं है, उसको तो मान लो। अरे बताओ, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे वो। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई झाड़े रे। और वहीं पर धर्म की सच्ची अवधारणा भी प्रकट होती है कि अगर हम दूसरे की पीड़ा को जानेंगे, दूसरे के दुख दर्द को समझेंगे, तो वास्तव में हम असली धार्मिक जो हैं हम तभी होंगे। तो मैं एक प्रकरण पर यह बात मैं अपनी समाप्त करता हूँ। बातें पता नहीं कितनी छूट गई होंगी, कितनी स्पष्ट नहीं होंगी, लेकिन बहुत सी बातें जो हैं स्पष्ट भी हुई होंगी। तो मैं आज जो है अपना वक्तव्य जो है यहीं पर समाप्त करता हूँ।